हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ। आज एबीओ ब्लड ग्रुप, एमसीक्यू और रैपिड फायर राउंड, इस तरह के 3 टाइप के आपके बनाए जाएंगे। और इन तीनों में मैं आपको कुछ पुरानी और कुछ नई चीज़ों से अवगत कराऊंगा। जैसे कि इसे डिस्कवर किसने किया था? क्लार्क लैंडस्टीन ने। क्लार्क लैंडस्टीन नहीं, है ना? क्लार्क लैंडस्टीन ने। कईयों को पता है एबीओ ब्लड ग्रुप क्लार्क लैंडस्टीन ने खोजा था। और कुछ खोजा था? क्या खोजा था? और क्या खोजा था? एबीओ ब्लड ग्रुप क्लार्क लैंडस्टीन ने एबीओ ब्लड ग्रुप क्लार्क लैंडस्टीन ने 1901 में खोजा था। कब खोजा था? 1901 में खोजा था। और क्या खोजा था? एम ऑब्लिक एन ऑब्लिक एन सिस्टम, एन ऑब्लिक एम सिस्टम, पी सिस्टम has been discovered by Clark Lane-Stein 1927 में। 1927 में क्लार्क लैंडस्टीन ने एमएनपी सिस्टम खोजा था 1927 में। इनके साथ इस रिसर्च में जो साथ में रहे थे वो थे लेविन पी एंड क्लार्क लैंडस्टीन। इस रिसर्च में जो साथ में थे एमएनपी की रिसर्च में वो थे एल्विन पी एंड क्लार्क लैंडस्टीन। इन दोनों ने मिलकर ये खोजा था 1930 में। क्लार्क लैंडस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद कुछ क्लार्क लैंडस्टीन से जुड़ा, हाँ, RH फैक्टर। RH factor has been discovered by Clark Lane-Stein in 1941. Clark Lane-Stein ने यह भी खोजा था। और क्या खोजा था? और कुछ खोजा था? और कुछ खोजा था? बताइए। अभी कुछ ने कुछ सवालों के जवाब दिए थे। हाँ, उन्हीं में से पूछ रहा हूं, बताइए। क्लार्क लैंडस्टीन ने और क्या खोजा था? किसी और पार्टनर के साथ कुछ खोजा था? हाँ, खोजा था। क्या खोजा था? कॉपर। अपने दोस्त कॉपर प्लस क्लार्क लैंडस्टीन ने डिस्कवर किया था पोलियो। क्या डिस्कवर किया था? पोलियो। क्लार्क लैंडस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था? पोलियो डिस्कवर किया था। किस समय किया था? 1909 में। 1909 में किया था। 1909 में क्लार्क लैंडस्टीन और कॉपर ने पोलियो वायरस खोजा था। क्या खोजा था? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय क्लार्क लैंडस्टीन एंड कॉपर। क्लार्क लैंडस्टीन एंड कॉपर। And WHO has decided
डिसाइडेड टू इरेडिकेशन प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? इरेडिकेशन प्रोग्राम। इरेडिकेशन प्रोग्राम कब शुरू किया था? 1988 में। 1988 में WHO ने पोलियो वायरस को इरेडिकेट करने का प्रोग्राम शुरू किया था। इरेडिकेशन प्रोग्राम पोलियो वायरस का शुरू किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप लोग बड़ी शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, अच्छी बात है ना। बाकी मैंने म्यूट अभी किसी को भी नहीं किया है। इसके बाद आता है हु डिस्कवर्ड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज अ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। Bombay blood group is the rarest blood group in India. Bombay blood group is rarest blood group in India. किसने खोजा था? Y.M. भिंडे ने। किसने खोजा था? Y.M. भिंडे ने। Y.M. भिंडे ने बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी? 1952 में। 1952 में की थी। Y.M. भिंडे ने 1952 में बॉम्बे ब्लड ग्रुप खोजा था। अब हम बात करते हैं 4 खास प्रकार के ब्लड ग्रुप की, ए बी और ओ। लेकिन इन चारों में हमें इसका जिक्र नहीं मिलता, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस प्रेजेंट इन सलाइवा। कहां पाए जाते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस सलाइवा में पाए जाते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस सलाइवा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसको कई सारी जगह पे ब्लड ग्रुप के रूप में कंसीडर नहीं करते। लेकिन खोज बहुत खास थी और इंडियन खोज थी, इसलिए यह सवाल जरूर पूछा जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप Y.M. भिंडे 1952 में कब खोजा गया था? 1952 में। क्या खोजा गया था? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्यों कंसीडर नहीं किया गया एज ए ब्लड ग्रुप? सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस, इस वजह से ब्लड ग्रुप के रूप में कंसीडर नहीं हुआ। एंटीबॉडीज किसमें प्रेजेंट होते हैं और एंटीजेंस किसमें प्रेजेंट नहीं होते, ये भी पूछा जाता है। इस तरह से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये जो है पीडीएफ फाइल डाल दूंगा। जो एंटीबॉडीज हैं प्रेजेंट नहीं होती ए बी ब्लड ग्रुप में। एंटीबॉडीज जो होती है वो ए बी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन एंटीजेंस जो है वो ओ में प्रेजेंट नहीं होते। ये दोनों सवाल आते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट में जीनोटाइप्स से जुड़ा एक सवाल जरूर आता है। जीनोटाइप्स से जुड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जरूर आता है। अब हम बात करते हैं इंडियन फार्मेकोपिया की। इंडियन फार्मेकोपिया से जुड़ा भी खास सवाल है जो आता है, वो भी मैं आपको अभी करा देता हूं। इसके बाद हम आगे की चीज देखेंगे। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्मेकोपिया। First edition of Indian Pharmacopoeia is published in 1955. Second edition published in 1966. अब थर्ड कब आना चाहिए था? इसी रूल के हिसाब से 1977 में नहीं आया, तो कब आना था? 88 में। हाँ, इसी तरह का एक रूल काम कर सकता है। हमने छोटा सा रूल बनाया है, बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड एडिशन कब आना चाहिए था? थर्ड एडिशन कब आना चाहिए था? 1988 में। इधर थर्ड एडिशन है, -3 कर दो तो आपका ईयर आ जाता है 1985। थर्ड एडिशन में 3 माइनस कर देते हैं क्योंकि थर्ड एडिशन है, तो 1985 हो जाता है। इसके बाद फोर्थ एडिशन की बात करते हैं। फोर्थ एडिशन में क्या होता है इंडियन फार्माकोपिया में? ये 99 पर आना चाहिए। 99 का हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 2000 में चेंज हो जाता है। 2000 में से 4 माइनस किए आपका ईयर आ जाता है 1996। थर्ड कब आया था? पहला आया था 1955 में, दूसरा आया था 1966 में। हाँ, वो भी बताऊंगा। 1966 में आया था। थर्ड एडिशन आया था 1988 में। थर्ड एडिशन 1985 में आया था। 88 में से 3 माइनस कर दिए थे। फोर्थ एडिशन 1996 में आया था। अब 2000 के बाद नियम चेंज हो जाता है, हम प्लस करना शुरू कर देते हैं। कैसे? फिफ्थ एडिशन आने वाला है। फिफ्थ एडिशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 2000 में 5 जोड़ देंगे। 2000 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2005। इसमें हम 2 और जोड़ेंगे, +2। अब हम यहां पर +2 कर रहे हैं फिफ्थ एडिशन में, तो सिक्स्थ में माइनस भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2007। अकाउंटेंसी का नियम है, कहीं प्लस करेंगे तो कहीं माइनस कर देंगे। सिक्स्थ एडिशन इंडियन फार्मेकोपिया का है। 6 + 6 = 2012 -2 तो ये आ गया 2010 में। ये आएगा 2010 में। अब हम बात करते हैं सेवंथ एडिशन की। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, यही फॉर्मूला काम करेगा। 7 + 7 ये टाइम पर आया 2014 में। लास्ट एडिशन 8th एडिशन जो सही समय पर आया 2018 में। 2018 में लास्ट एडिशन आया है। ये वाला एडिशन और ये वाला एडिशन सबसे अधिक पूछा जाता है। फर्स्ट एडिशन और 8th एडिशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए लास्ट एडिशन पे ख्याल रखना। फर्स्ट एडिशन और लास्ट एडिशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब हम MCQ की तरफ आ जाते हैं ना।
अब एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। बाकी जैसा मैंने बताया, जिनसे नोट नहीं हो पाया होगा उनको पीडीएफ भेज दूंगा, मत चिंता करना, ठीक है। फीडिंग ट्यूब, फीडिंग ट्यूब न्यू बोर्न बेबी के लिए, न्यू बोर्न बेबी के लिए कौन सी लगती है? ए 5 नंबर, बी 6 नंबर, सी 7 नंबर, डी 4 नंबर। बताइए 5 की लगती है, 6 की लगती है, 7 की लगती है या 4 की लगती है? फीडिंग ट्यूब न्यू बोर्न बेबी के लिए किस नंबर की लगती है? जब तक मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं, आप पहले वाले का जवाब आराम से ढूंढिए। किसी को आता हो तो जरूर बताएं, है ना। विटामिन ए डोज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड डोज फॉर विटामिन ए किसके लिए? 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए कितना हो सकता है? विटामिन ए का रिकमेंडेड डोज 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए कितना हो सकता है? पहला है 25,000 IQ, बी में है 30,000 IQ, सी में है 50,000 IQ और चौथे में है 20,000 IQ। ये कैसे निकालेंगे हम? सीधा सीधा याद रखना है, निकालने का कोई काम नहीं है। इसका जवाब ये है 50,000। 50,000 विटामिन ए डोज रिकमेंड किया जाता है 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए, और न्यू बोर्न बेबी के लिए 6 नंबर की फीडिंग ट्यूब लगती है। फीडिंग ट्यूब कौन सी लगती है? 6 नंबर की लगती है। ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू ऐसे ऐसे ही लिख लीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आते हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस कुछ जो मैंने बताए उनका ख्याल रखें, ठीक है। अब एक और सवाल है जो है जिंक डोज गिवन टू 1 year old child. जिंक डोज गिवन टू 1 year old child कितना दिया जाता है? जिंक की मात्रा ए 25 mg, बी 5 mg, सी 10 mg, डी 20 mg। Zinc dose is recommended for 1 year old child. Zinc dose is recommended for 1 year old child. 1 साल के बच्चे को कितना जिंक दिया जाता है? ये दिया जाता है 10 mg। ये दिया जाता है कितना? 10 mg। 10 mg डोज दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्हें देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है वो ऐप को जूम करेंगे तो बोर्ड पे बिल्कुल साफ दिखेगा। ऐप को जूम करो, बिल्कुल साफ दिखाई देगा, है ना। व्हाइट बोर्ड बिल्कुल जूम होता है आपके साधारण कैमरे की तरह, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की जिनके बारे में ध्यान नहीं जाता, जिनके बारे में ध्यान नहीं जाता। इनके मैं आपको आंसर्स कहीं पर भी नहीं बताऊंगा,
लेकिन आपको इस वीडियो के अलावा कहीं नहीं बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन, एक्वेटिक एनिमल which don't have brain या brainless एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो ब्रेनलेस है, कौन सा वाला? हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल पानी में जो रहता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। आपको इसमें से बताना है सिल्वर फिश, बी स्टार फिश, सी पे आ जाएगा आपका क्यूटल फिश, डी में आ जाएगा आपका गोल्डन फिश। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ब्रेनलेस एनिमल, मैंने आपसे पिछले भी बार भी जिक्र किया था कि इस तरह के सवाल आते हैं। ब्रेनलेस एनिमल वो कौन सा है जिसमें सिल्वर फिश, स्टार फिश, गोल्ड फिश, क्यूटल फिश, कौन सा आंसर सही है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, क्यूटल फिश, है ना। दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच डोंट हैव स्टमक, एक्वेटिक एनिमल which don't have stomach। तो क्या भूख नहीं लगती उसको? लगती है। which don't have stomach, एक्वेटिक एनिमल which don't have stomach, जिसका पेट नहीं होता लेकिन भूख लगती है। एक्वेटिक एनिमल which don't have stomach, जिसका पेट नहीं होता। जवाब पहले वाले सवाल का भी बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। इस सवाल का भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, लेकिन साथ में बताऊंगा, याद रहेगा। और आपके पास ऑप्शंस वही हैं, सिल्वर फिश, बी स्टार फिश, सी पे आएगा क्यूटल फिश, डी में आएगा आपका गोल्डन फिश। यहां पर आपको याद रखना है ब्रेनलेस एनिमल जो है एक्वेटिक एनिमल, वो केवल ये है स्टार फिश का ब्रेन नहीं होता। और एक्वेटिक एनिमल जिसका स्टमक नहीं होता, वो है गोल्डन फिश। यह आपको पीडीएफ में भी मैंने हाईलाइट नहीं किया है, यहां पर अच्छे से नोट कर लेना और वहां पे भी टिक लगाना आपको, ताकि याद रह सके। इसलिए मैंने हाईलाइट आंसर उस पर नहीं किया है, ठीक है। बाकी पीडीएफ अवेलेबल मैं करा दूंगा। अब एक और सवाल, अब जो सवाल है वो जनरल साइंस से है। हमारे सिलेबस में कई सारी चीजें हमें ये मिलती हैं एग्जाम में कि हम देखते हैं कि भैया ये फार्मेसी में कहाँ से आ गया,
है ना, या ये फार्मेसी में नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक जनरल साइंस करके टॉपिक लिखा होता है हमारे सिलेबस में, तो उसमें से कुछ साधारण और सरल सवाल आते हैं, जैसे कि वर्क डन, द वर्क डन, कौन सा वर्क, स्ट्रेचिंग, 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 स्ट्रेचिंग अ वायर। जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जवाब क्या होगा, फार्मूला कौन सा होना चाहिए स्ट्रेचिंग वायर के लिए, बताइए। फोर्स इंटू elongation, हाफ, या फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, 2x स्ट्रेस एंड प्लस स्ट्रेन। वर्क डन स्ट्रेचिंग अ वायर, जब हमें किसी तार को पकड़ के खींचते हैं तो वो कौन सा वर्क कहलाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का 2 से इंटू कर देना, या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बस केवल स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस ऑब्लिक स्ट्रेन, स्ट्रेस ऑब्लिक स्ट्रेन, कौन सा सही जवाब है। ये साधारण जीके का एक क्वेश्चन था जो जनरल साइंस में कहीं पर भी पूछा जाता है, फार्मेसी की एग्जाम में नहीं, सब में पूछा जाता है। ये है इसका जवाब। ये 2-3 बार अभी पूछा गया है एग्जामों में, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, हमारे फार्मेसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखिए। इसके साथ अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन, इसमें क्या आएगा, कितना परसेंट यूज होता है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 2 से 3%, 2 से 3% यूज होता है, 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ वाटर, 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ वाटर, 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन इन वाटर, 2 से 3% प्रोआयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल, 2 से 3% प्रोआयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल, या फिर 2 से 3%, 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन इन वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल सही जवाब है। 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल एंड वाटर, 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन
हाँ, आयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर में जो आयोडीन सॉल्यूशन लगता है 2 से 3% का, उसमें माना जाता है, वही होता है हमारे टिंचर का। ठीक है, इसका जवाब ये आएगा 2 से 3% का। अब बात आती है हमारे अगली चीज की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा, बड़ा खास क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। Which of the following can be used to distinguish between two pentane and 1 पेंटेन। ये हमने कई बार अलग करके देखा है, तो जो लोग वो कि 2 या 3 साल हो चुके हैं वो तो कम से कम जवाब देना ही है ना, उनसे तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। A, B are 2, B सोडियम एजेट, सोडियम अमाइड, CO2 और D HBr। बताइए ये सही है, ये सही है, या सोडियम अमाइड सही है? डिस्टिंग्विश करना है हमें 2 पेंटेन और 1 पेंटेन के बीच। 2 पेंटेन और 1 पेंटेन के बीच हमें डिस्टिंग्विश करना होता है, तो सोडियम अमाइड का इस्तेमाल करते हैं या HBr का इस्तेमाल करते हैं? आराम से सोचिए फिर बताइए, है ना, लेकिन सही बताना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन, केवल 2 ही क्वेश्चन लिखूंगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत खास है, बार बार पूछे जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोमायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, troponin and tropomyosin are addition protein of, किसका होते हैं? ऑप्शंस बता रहा हूं, बड़े आराम से देखना। हैवी मेरोमायोसिन, बी लाइट मेरोमायोसिन, सी एक्टिन फिलामेंट, और डी पे आएगा आपका मायोसिन। आपने बताना है हेवी मेरोमायोसिन है, लाइट मेरोमायोसिन है, एक्टिन फिलामेंट है, या मायोसिन है। आपको बताना है कि इसमें से
Troponin and tropomyosin are additional protein of actin filament. Actin filament is the right answer. Actin filament is the right answer. And when we distinguish between two pentane and one pentane, the right answer is sodium azate. हाँ, नहीं लगा क्या था उससे बेटा, कुछ नहीं होता, आंसर यही है ना। टू पेंटेन और वन पेंटेन के बीच डिस्टिंग्विश करना होता है तो सोडियम अमाइड का इस्तेमाल करते हैं। टू पेंटेन और वन पेंटेन के बीच डिस्टिंग्विश करना होता है तो सोडियम अमाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, एडिशनल प्रोटीन जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एक्टिन फिलामेंट में। एक्टिन फिलामेंट में ये मसल का प्रोटीन होता है। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन ये जो होते हैं ये इसी के होते हैं। अब एक और सवाल पूछने जा रहा हूं, है ना, ये अच्छे से लिख लेना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत खास, WHO डिक्लेयर्ड पेंडेमिक एज कोविड-19 को WHO ने पेंडेमिक कब घोषित किया? कितनी तारीख को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया कोविड-19 को? A 11 मार्च 2020, B 1 जनवरी 2020, B 30 जनवरी 2020, C 11 अप्रैल 2020। ये कब डिक्लेयर किया? WHO डिक्लेयर्ड पेंडेमिक एज कोविड-19। कोविड-19 को पेंडेमिक कब घोषित कर दिया गया? 11 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 11 मार्च को किया गया था। 11 मार्च को WHO ने डिक्लेयर कर दिया था पेंडेमिक को, ठीक है, पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। अब आप मुझे बताओ कि हु is the head of WHO? WHO के हेड कौन हैं? इसके बारे में कोई ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहे हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। टेड्रोस आएगा आंसर, टेड्रोस आंसर आएगा, मिस्टर टेड्रोस। द हेड ऑफ WHO जिनको कहा जाता है वो है मिस्टर टेड्रोस, मिस्टर टेड्रोस। एक और चीज जो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन तो बनकर आता ही है इनका। WHO का एक क्वेश्चन, WHO से जुड़ा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इंडियन साइंटिस्ट in WHO, Indian scientist WHO for handling
ट्यूबरक्यूलोसिस। इन्होंने बहुत मदद करी कोविड-19 में। इंडियन साइंटिस्ट WHO की जिन्होंने कोविड को हैंडल करने में सबसे ज्यादा मदद करी, वो कौन थी? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन पहले बच्चों की डॉक्टर थी, उसके बाद उनको WHO में जब रखा गया, जब वो सीनियर साइंटिस्ट बन गई, तो वो ट्यूबरक्लोसिस की साइंटिस्ट थी जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई WHO में होते हुए। अब हम MCQ नहीं करेंगे, अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड जो है ये वाला, अब हम इस पर आएंगे। किसी प्रकार का ये नहीं करेंगे, कुछ गिने चुने सवाल ही, जैसे कि इंसान का लीवर, इंसान का लीवर, इंसान का हार्ट, ह्यूमन लीवर, हार्ट, और क्या क्या बता दूं आपको, ह्यूमन हार्ट, ब्रेन जिनके पास होता है ना, सबके पास नहीं होता, गिने चुने लोगों के पास होता है, वो यूज भी करते हैं उसको, है ना। हाँ, सबके पास नहीं होता, जिनके पास होता है वो यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ह्यूमन ऑर्गन्स है ये, ह्यूमन ऑर्गन्स। और यहां पर आएगा वेट, कितना वेट होता है। यहां पे समझने वाली बात ये कि इंसान के लीवर का वेट जो होता है वो होता है 1500 ग्राम। 1500 ग्राम ह्यूमन लीवर का वेट होता है। हार्ट का वेट क्या होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है बिल्कुल सीधा सीधा MP गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सवाल पूछती है तो इसी लेवल का पूछती है कि ह्यूमन हार्ट का जो वजन है वो कितना होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि हम फॉर्म भरते वक्त ये नहीं देखते कि हम सेंट्रल का भर रहे हैं स्टेट का भर रहे हैं, तो भरते चले जाते हैं। तो हार्ट का जब हम वजन देखते हैं तो वहां पर सवाल ऐसा नहीं आता कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। वहां सवाल कुछ इस प्रकार का आता है कि ह्यूमन मैन का हार्ट, ह्यूमन मैन का हार्ट कितने ग्राम का होता है। तो जेंट्स लोगों का होता है 290 ग्राम और वुमेन का होता है 285 ग्राम। 290 ग्राम और वुमेन का होता है 285 ग्राम। और जो ब्रेन, जैसा कि मैंने बात की, जिनके पास होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम होता है। कितना वजन होता है? 1350 ग्राम होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आप लोग अभी करते आ रहे हैं, जो 2-2, 3-3 साल से करते आ रहे होंगे, उसकी। वो क्या है? वो है आपकी H2O2 ऐसे। H2O2 ऐसे बेटा, हाँ, H2O2 ऐसे ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन सब बताऊंगा आखिरी के 10 मिनट में। सारे सवाल पूछना। अभी कंटिन्यूएशन आप पहले ले लो 50 मिनट ज्ञान। 50 मिनट ज्ञान लेने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर करूंगा। केवल 10 मिनट लगेंगे मुझे, है ना।
H2O2 assay of titration, H2O2 assay of titration, कौन सा टाइट्रेशन H2O2 में इस्तेमाल करते हैं? सीधा सीधा याद रखना है हमने, रेडॉक्स टाइट्रेशन। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें हम ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं मानते, सीधा याद रखना रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये ऐसा का ऐसे पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा। H2O2 ऐसे ऑफ टाइट्रेशन में कौन सा टाइट्रेशन आता है? रेडॉक्स टाइट्रेशन आता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन आता है। अब एक और चीज पूछी जाती है जो कि अक्सर पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, फर्स्ट copy of a newborn baby, क्या कहते हैं उसको? पॉपी? कंफ्यूजन है? इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। फर्स्ट पॉटी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, मीकोनियम, इसको क्या कहते हैं? मीकोनियम, मीकोनियम। नहीं बेटा, अभी मैं चालू करूंगा रैपिड फायर राउंड भी, अभी रैपिड फायर राउंड का हिस्सा नहीं है। रैपिड फायर राउंड इतने सरल तरीके से नहीं चलेगा। रैपिड फायर राउंड में मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा उसमें आधे से ज्यादा चीजें आपको पता होगी और आधी वो कवर करूंगा जो कि एग्जाम में तो आती है लेकिन आप नहीं पूछते ना पढ़ते, है ना, जो छूट जाती है पढ़ने में अक्सर, वो कवर करूंगा। लेकिन अभी ये देख लो, फर्स्ट पॉपी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज मेकोनम। किस नाम से जाना जाता है? मेकोनम के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या खासियत होती है? इसकी भी कोई खासियत होती है? हाँ, इसकी खासियत होती है कि ये एक स्टेराइल सब्सटेंस होता है। ये एक स्टेराइल सब्सटेंस होता है। आपको 3-4 चीजें दे दी जाएंगी और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सी चीज स्टेराइल है, तो आप कभी भी इस पे टिक नहीं लगा पाओगे। वो लिखेंगे फर्स्ट पॉपी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, तो आप कभी नहीं सोचोगे कि ये स्टेराइल होगी, ये ही स्टेराइल रहता है। बाकी ऑप्शन नहीं रहते, लेकिन ये जो होता है ये स्टेराइल होता है, आपके हाथ से ज्यादा साफ होता है, आपके हाथ से ज्यादा साफ होता है। अब कुछ वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में और पूछे जाते हैं, दिल की बात हो गई, दिमाग की बात हो गई, लीवर की बात हो गई। आपने टेस्ट लगाया होगा एबीयू ब्लड ग्रुप का, उसमें एंटी सीरा ए और एंटी सीरा बी, इसके केमिकल नेम बताइए। एंटी सीरा ए का केमिकल नेम बताइए और एंटी सीरा बी का केमिकल नेम बताइए। हाँ हाँ, ध्यान नहीं दिया। जब हम टेस्ट लगाते तो हम ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं हमारा ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है ना। एंटी सीरा ए और एंटी सीरा बी का केमिकल नेम, जो भी उसमें जो लिक्विड भरा होता है, आपने देखा होगा पेल येलो कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। तो जो ब्लू कलर का होता है, वो होता है टर्पाइन ब्लू। टर्पेन ब्लू जो होता है वो एंटी सीरा ए होता है और एंटी सीरा बी जो होता है वो होता है एक्रीफेल्विन। वो कौन सा होता है? एक्रीफेल्विन is a chemical name of anti-sera B. Chemical name of anti-sera A is terpen blue
एंटीसिरा, बी इज एक्ट्रीफेल्विन। ये दो चीजें याद रखना, ये पूछी जाती है, ये भी ब्लड ग्रुप वाले ही क्वेश्चंस का एक हिस्सा है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो लास्ट टॉपिक है हमारा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जो बायो से हैं उनको पता होगा, और जो बायो से नहीं है उनको वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण जीके के क्वेश्चंस हैं। इसलिए लार्जेस्ट आर्टरी ओल्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ओल्टा को कहते हैं। लार्जेस्ट वेन बताओ, इंफीरियर वेना कावा। लॉन्गेस्ट वेन ग्रेट सेफिनियस वेन। लार्जेस्ट ऑर्गन, वो इंटरनल ऑर्गन नहीं पूछा, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है। हाँ, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है, इंटरनल ऑर्गन नहीं पूछा। इंटरनल ऑर्गन लीवर होता है, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। लॉन्गेस्ट मसल स्टीरियस, और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, बॉडी के अंदर हमारे सेल्स होती हैं, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल होती है ओवम। हाँ, लार्जेस्ट सेल ओवम को कहा जाता है। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल हमारे शरीर में कौन सी पाई जाती है? वो जेंट्स में पाई जाती है, स्पर्म नाम होता है उसका। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व के बारे में सबको पता होगा, हाँ, क्योंकि आप लोग 3rd 4th ईयर के हो। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? हाँ, अब कोई जवाब नहीं आ रहा। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्रेजिमिनल नर्व, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्रेजिमिनल नर्व। और लॉन्गेस्ट का में फर्क याद रखना हमेशा, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जाता है। लार्जेस्ट आएगा तो लॉन्गेस्ट नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा तो लार्जेस्ट नहीं आएगा। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वो होती है वेगस, वो कौन सी होती है? वेगस। और स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, इसको हम कहते हैं ट्रोकेलर, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ एक्सॉन्स होती है, इन टर्म्स ऑफ एक्सॉन्स। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि पीनियल ग्लैंड को छोड़कर स्मॉलेस्ट ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? तो वहां पे जवाब चेंज हो जाएगा, वहां जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। बेटा जो हिंदी मीडियम से वो ग्लैंड्स के नाम ऐसे के ऐसे याद कर लें। हिंदी में भी यदि क्वेश्चन पेपर आता है तो ग्लैंड का नाम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं कई बार। हाँ, तो जो हिंदी मीडियम से हैं वो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें कि उनको टर्मोलॉजी याद करना पड़ेगा। ऐसे शब्दावली जिनका इस्तेमाल किया जाता है ना, जिनको आप हिंदी में कुछ और समझ कहते हो, है ना। हाँ, ये सब शब्दावली को ही टर्मोलॉजी कहते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट हो गई, है ना। एक्सेप्ट पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट पीनियल ग्लैंड। लार्जेस्ट प्रोटीन बॉडी में कौन सा पाया जाता है? लार्जेस्ट प्रोटीन, सबसे बड़ा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है बॉडी में? टाइटिन। टाइटिन जो है वो लार्जेस्ट प्रोटीन माना जाता है। और लार्जेस्ट जीन भूत,
नहीं, लार्जेस्ट जीन, GENE, लार्जेस्ट जीन कौन सा होता है? डायस्ट्रोपिन, डायस्ट्रोपिन। और लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है? हाँ, ये पता है कुछ को। लार्जेस्ट नर्व, हाँ हाँ, यही होती है। सियाटिक नर्व लार्जेस्ट नर्व होती है। नंबर ऑफ बोन्स 206 होती है। और नंबर ऑफ मसल्स, नहीं यार, ये तो पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी के में, नहीं? नंबर ऑफ मसल्स, मसल्स बेटा 640, नंबर ऑफ मसल्स होती है 640। अब ये तो हो गई शरीर की बात। फार्मेसी के कुछ दिग्गज लोग जिनका नाम आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, इंडियन फार्मेकोपिया नहीं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, महादेव लाल शराफ, महादेव लाल शराफ। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। और फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी, फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी वो है विलियम्स प्रोक्टर, विलियम्स प्रोक्टर। हाँ, अब आप पूछिए सवाल जो पूछना था। हाँ हाँ हाँ, नहीं, उसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो एंटीसिरा ए है, इसका ए है तो बी से शुरू होगा, टर्पेन ब्लू। और बी से शुरू जो हो रहा है वो ए से आएगा, एक्रीफेल्विन। इसको इस तरह से याद रखो कि एंटीसिरा ए टर्पाइन ब्लू के नाम पे आएगा और एंटीसिरा बी जो है वो ए के नाम से आएगा, एक्रीफेल्विन। तो इतना तो आपको याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था इजीएस्ट में बताऊंगा, याद रखने का इजीएस्ट में बताऊंगा। तो इसका इजीएस्ट वे यही है कि एंटीसिरा ए का इजीएस्ट वे याद रखने का है टर्पाइन ब्लू, और एंटीसिरा बी को आसानी से याद रखने का है कि ए से चालू होती है स्पेलिंग, एक्रीफेल्विन, है ना। लेकिन ए से कोई और ना हो, इस बात का ख्याल रखना, एक्रीफेल्विन। किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसकी पीडीएफ भेजूंगा मैं, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपकी क्लास को, तो आपको मिल जाएगी। हाँ, नहीं, अटेंडेंस लग गई आपकी। थैंक यू बेटा।